मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मौर्य काल का पार्ट सेकंड लेके आ रहा हूं। बिंदुसार के कुछ प्रश्न, उसके बाद अशोक प्रशासन, राजस्व, व्यापार, उनके मार्ग और उनके धर्म से संबंधित प्रश्न लेके आ रहा हूं। दोस्तों, यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करो। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि तक्षशिला में विद्रोह बिंदुसार के समय किसने दबाया था। तो देखो, मैं यहाँ बता दें कि तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था, अशोक उज्जैन का राज्यपाल था और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजता, लेकिन वो दबा नहीं पाता। तब बिंदुसार अशोक को भेजता है और उसको ये पराजित तक्षशिला के विद्रोह को दबा भी लेता है और अशोक राज्यपाल रहते हुए खस और नेपाल की भी विजय प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन द सही, अशोक सही हो जाएगा। दोस्तों, यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था। देखना दोस्तों, अमित्रोकेडस, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। संस्कृत में भी अमित्रघात, जैन धर्म में सियसेन और पुराणों में भद्रसार कहा गया इसको। 68 बिंदुसार को दोनों समुद्रों के बीच की भूमि को विजेता किसने बताया था। तो कंग्यूर तंग्यूर के लेखक दोस्तों तारानाथ ने इसको बताया था। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण, एक दो बार पूछा भी गया। चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता। देखना, चीनी ग्रंथों में उसके चेहरे पे, ललाट पे एक बिंदु था और उस बिंदु के आधार पर वो इसको लोग बिंदुपाल कहते थे। 70 स्ट्रबो के अनुसार सीरिया के शासक ने किसको बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। तो स्ट्रबो के अनुसार दोस्तों वो जो राजदूत बनाकर भेजता है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो डाइमेकस था। दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, किसको भेजता है स्ट्रेबो ने सीरिया के, तो वो डाइमेकस। दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, डाइमेकस। दोस्तों, ओके। बिंदुसार के समय सीरिया का शासक कौन था। तो बिंदुसार के समय सीरिया का जो शासक था वो दोस्तों वो था एंटियोकस या टॉलमी द्वितीय। एंटियोकस सेकंड भी कहते हैं, टॉलमी सेकंड भी इसका नाम था। दोस्तों, फिलोडेल्फस मिस्र का था। दोस्तों, बिंदुसार सीरिया के शासक से कौन सी वस्तुएं मंगवाता। सूखा मेवा मंगवाता, अंजीर मंगवाता, शराब मंगवाता, दार्शनिक मंगाता, ये सभी चीज़ें मंगवाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। 73 बिंदुसार के समय मिस्र का शासक कौन था। तो बिंदुसार के समय जो मिस्र का शासक था वह फिलोडेल्फस सेकंड था। दोस्तों, कौन था, फिलोडेल्फस सेकंड था। दोस्तों, जो बिल्कुल फिलोडेल्फस सेकंड और टॉलमी द्वितीय दोनों सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी को टॉलमी सेकंड भी कहा जाता था। 74 पिलनी के अनुसार बिंदुसार के दरबार में मिस्र का कौन सा राजदूत आया था। तो पिलनी के अनुसार दोस्तों मिस्र का कौन सा राजदूत आया था, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पिलनी के अनुसार डायनोसियस। कौन हो जाएगा, डायनोसियस। FMD करके याद रखना। दोस्तों, सीरिया का शासक कौन सी वस्तु भेजने से मना कर देता था। सूखा मेवा भेजता, अंजीर भेजता, शराब भेजता, लेकिन दार्शनिक वो ये कह के मना कर लेता दोस्तों कि हमारे जो सीरिया के अंदर है वो मानव व्यापार नहीं होता है और इसलिए मैं दार्शनिक को नहीं भेजता हूँ। दोस्तों, ओके। बिंदुसार सीरिया के शासक से अंजीर, शराब, दार्शनिक की मांग करता है, इसकी जानकारी हमें कौन देता। तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें पिलनी देता है। कौन देता दोस्तों, पिलनी देता। बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज की जगह कौन सा राजदूत बनकर आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मेगास्थनीज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर डाइमेकस को राजदूत बनाकर भेजा जाता है। दोस्तों, ओके, अच्छे से याद रखना दोस्तों ये कि किसको भेजा जाता है, डाइमेकस को, ओके। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी। तो बिंदुसार की मृत्यु होती है 272 BC में। दोस्तों, 272 BC में ईसा पूर्व हो जाती है। दोस्तों, बिंदुसार की माता का क्या नाम था। हेलेना नहीं था, अंशिमित्रा नहीं था, सुभद्रा नहीं था। दोस्तों, दुर्धरा था। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। पुराणों में बिंदुसार को किस नाम से, देखना यहाँ पुराणों की बात आ रही है, तो पुराणों में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। दोस्तों, क्या कहा गया, अमित्रघात संस्कृत में, सियसन जैन, ये अमित्रोकेडस यूनानी अभिलेख इनको कहते हैं। अभी मतलब यूनानी लेखक ने इसको अमित्रोकेडस कहा है। 81 दोस्तों, संस्कृत में शत्रुओं को नाश करने वाला वही अमित्रघात।
81 संस्कृत में अमित्रघात हो जाएगा। तक्षशिला में विद्रोह की जानकारी हमें कौन देता? तक्षशिला में विद्रोह की जानकारी जो बिंदुसार के समय तक्षशिला में जो विद्रोह होता है, अशोक उसको दबाता है, ये सारा सब कुछ दिव्यावदान में लिखा हुआ दोस्तों। तो दिव्यावदान से ये हमें पूरी की पूरी जानकारी मिलती है दोस्तों। 83 दोस्तों, बिंदुसार ने कितने समुद्रों के बीच कितने राज्यों को जीता था? तो दोनों समुद्र मतलब अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी के बीच में 6 तो दोस्तों राजा थे और 16 राज्यों को जीता था। ऑप्शन अ सही हो जाएगा, 16 राज्यों को बिंदुसार जीता था। इसीलिए तारानाथ कहता है कि दोनों समुद्रों के बीच में मिलाने वाले को मिला देता, मतलब सभी राज्यों को मिलाकर। अशोक ने प्रांतों में महामात्रों की नियुक्ति की थी, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? इसकी जानकारी भी हमें दिव्यावदान देता है दोस्तों। ओके, किस साहित्य में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों हमेशा मौर्यों को क्षत्रिय कहते हैं, ब्राह्मण हमेशा इनको शूद्र मानते हैं। मौर्यों को शूद्र किसने कहा? थोड़ी देर पर एक जस्ट पहले प्रश्न में मैंने बता दिया कि ब्राह्मणों ने हमेशा इनको शूद्र कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। जब चंद्रगुप्त मौर्य इसको जीत लेता सौराष्ट्र को, तब वहाँ पर ये इसको पुष्यगुप्त को नियुक्त करता है राजदूत के रूप में, और वही ये सुदर्शन झील का निर्माण करता है, जिसकी जानकारी हमें गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती है दोस्तों। 88 दोस्तों, चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र पर अधिकार की जानकारी मैंने जस्ट पहले बोला कि इसको रुद्रदमन का अभिलेख भी कहते हैं, इसे जूनागढ़ का अभिलेख भी कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन अ। 89 दोस्तों, 89वां जो प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन के विभागों के अध्यक्षों की संख्या कितनी थी? तो देखना मैं विभागों में अध्यक्षों की संख्या, जो इनके विभाग थे वो तो 18 थे, लेकिन अध्यक्षों की संख्या 26 थी दोस्तों। विभागों को तीर्थ भी कहा जाता था। 90 नंबर दोस्तों, प्रश्न संख्या 90, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था दोस्तों? तो मैं यहाँ बता दूं, टिप्लेंथर महोदय ने सबसे पहले खोजा था और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों। ओके, 91 दोस्तों, प्रश्न संख्या, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेखों की लिपि कौन सी था? मैं यहाँ बता देता हूँ कि अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में थे, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख दोस्तों ये खरोष्ठी लिपि में थे, जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता था और ईरानी प्रभाव इस पर था दोस्तों। मुद्रा अध्यक्ष खजानों का नहीं था, मुद्राओं का नहीं था दोस्तों, पासपोर्ट अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों, मुद्रा तो मुद्रा नहीं है, ये पासपोर्ट अधिकारी था जो एक राज्य से एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने की अनुमति देता था। जेम्स प्रिंसेप के अनुसार देवनाम प्रिय, तो मौर्य शासक, 2 मौर्य शासकों ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी दोस्तों, एक तो अशोक और एक दशरथ ने दोस्तों। इनको प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय भी कहा, अभिलेखों में भी इनकी ये मिलती है। तो ऑप्शन दोस्तों 10 सही हो जाएगा, ब व स दोस्तों। आधुनिक सचिवालय को मौर्य काल में क्या आ जाता दोस्तों? मंत्री को तो मंत्री परिषद का था, धर्मस्थलीय न्यायालय थे, सन्निधाता कोषाध्यक्ष था, परीक्षा को दोस्तों सचिवालय कहा जाता था दोस्तों। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? मैंने थोड़ी देर पहले देखना, समाहर्ता कर एकत्रित करने वाला द्वारपाल होता है, मुद्राध्यक्ष जो था पासपोर्ट अधिकारी, सन्निधाता को कोषाध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों। मौर्यकालीन मान्यता प्राप्त मुद्रा कौन सी? देखना, मुद्रा सारी थी उनके, शतमान जो थी सोने की थी, निष्क थी, ये भी उत्तर वैदिक काल के सिक्का भी थे, कारसापण इनके सांदी का सिक्का था और ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। मूसक ये तांबे से संबंधित थे, तो लेकिन यहाँ पर मान्यता प्राप्त तो कारसापण हो जाएगा दोस्तों, जो चांदी का सिक्का था। प्राच्य प्रांत की राजधानी कौन सी थी? मैं यहाँ बता दूँ, प्राच्य यानी पाटलिपुत्र की ये राजधानी थी, अवंती की उज्जैन था, कलिंग की तोसली थी और सुवर्णगिरी दक्षिण की थी, और उत्तरापथ की दोस्तों जो 5 प्रांत थे उसकी तक्षशिला थी दोस्तों। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को संयुक्त रूप से क्या, सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो वरसली, शरद, तीक्ष्ण थे, ये तो सब गुप्तचरों के नाम थे, महिला और पुरुष थे, लेकिन इनको संयुक्त रूप से वार्ता कहा जाता था दोस्तों। 99, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों बृहदत्त। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था, किस लघु शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? तो इसकी जानकारी हमें मास्की से मिलती है दोस्तों। ओके, गुर्जरा और मास्की में इसका नाम अशोक मिलता है। रोमदेय अभिलेख इसका आर्थिक अभिलेख था।
लमगान में जो अभिलेख मिला वो अरामाइक भाषा का मिला दोस्तों, लेकिन अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य, तो मास्की अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें किस शिलालेख से मिलता है दोस्तों? कलिंग युद्ध का वर्णन हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 13वां शिलालेख अभिलेख, जिसे विदेशियों की 5 प्रांतों की कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, अशोक के धर्म के संबंधित कुछ जानकारियाँ मिलती है। 102 नगर प्रशासन की प्रत्येक समिति में कितने सदस्य है? प्रत्येक समिति पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो देखना नगर प्रशासन में कुल 30 सदस्य होते थे, 6 समिति होती थी और प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे दोस्तों। ओके। 103 कलिंग युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो कलिंग युद्ध लड़ा गया 200 उसके राज्याभिषेक, देखना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। तो वैसे तो 72 में मृत्यु हो गई थी बिंदुसार की, लेकिन 4 वर्ष तक अपने वो भाइयों से लड़ता है और 269 में बीसी में अपना राज्याभिषेक करता है। और 269 के वर्ष के बाद जब वो राज्याभिषेक 269 में हो जाता, तो 8 वर्ष बाद में उसका कलिंग युद्ध होता है, जो वर्तमान उड़ीसा में हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था दोस्तों। इस विजय से उसको ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी मिलता है। 261 बीसा पूर्व में लड़ा गया था दोस्तों। संस्था अध्यक्ष दोस्तों, धातु का अध्यक्ष नहीं है, चरागाह का विविधा अध्यक्ष, जहाज रानी का नहीं, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था दोस्तों, संस्था अध्यक्ष। काफी महत्वपूर्ण 2-3 बार पूछा गया दोस्तों। मिलान करना, लक्षणाध्यक्ष किसके लक्षण देखेगा? वो टकसाल या मुद्रा के देखेगा। सॉरी दोस्तों। पोतवा अध्यक्ष माप तोल के हो जाएंगे। शुल्काध्यक्ष ये कर व इससे जुर्माने से संबंधित हो जाएगा। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग से हो जाएगा। आकाराध्यक्ष दोस्तों खानों का अध्यक्ष हो जाएगा। ये इनके जो 26 अध्यक्ष थे उसमें से अक्सर कोई न कोई प्रश्न हमेशा कंपटीशन में टकराता ही रहता है दोस्तों। मिलान करना वापस यहाँ पर, विविधा अध्यक्ष चरागाह का हो जाएगा दोस्तों। पन्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य से हो जाएगा। नवाध्यक्ष नौसेना से हो जाएगा। सूना अध्यक्ष बूचड़खाने से हो जाएगा। संस्था अध्यक्ष आगे भी लिया था हमने, व्यापारिक मार्गों का अधिकारी हो जाएगा। 107 नगर प्रशासन का संचालन कितने सदस्य करते थे? तो मैंने कहा था नगर प्रशासन कुल 30 सदस्य है, तो ऑप्शन सा राइट हो जाएगा। 6 समितियां थी, प्रत्येक के अंदर 5 सदस्य थे। ऐसा कैसा सैन्य में भी था, ऐसा कैसा नगर प्रशासन में भी था, तो उसमें भी सैन्य प्रशासन में भी 30 सदस्य थे। ये सारा का सारा मैगस्थनीज बताता दोस्तों। 108 धर्म स्तरीय न्यायालय, ये दीवानी से मामले थे दोस्तों। दीवानी जितने भी मामले होते हैं वो धर्म स्तरीय न्यायाधीश होता था, वो देखता था। और दोस्तों कंटक शोधन न्यायालय 109 में, ये फौजदारी मामले, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये सब कंटक शोधन न्यायालय जो न्यायाधीश होता था वह देखता था दोस्तों। 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, सिंचाई कर सेतुबंधु होता है, यही राइट है। प्रवेश ये तो आयात कर हो जाएगा, हिरण्य नकद हो जाएगा दोस्तों। सीता कर ये भूमि कर से संबंधित था दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यहाँ दोस्तों देखना मैं बता देता हूँ कि अगर दिव्यावदान के अनुसार पूछे तो उपगुप्त सही हो जाएगा। दिव्यावदान पुस्तक के अनुसार उपगुप्त। मोगली तीर्थ के प्रभाव में आकर वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसित हुआ था और महावंश और दीपवंश के अनुसार निग्रोध था। लेकिन कंपटीशन जो ज़्यादातर सही करता वो उपगुप्त करता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि दिव्यावदान उपगुप्त। मोगली पुत्र तीर्थ जो उसने अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष भी था दोस्तों, अभिधम्म पिटक की रचना भी की थी और इसके प्रभाव में आकर वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होता है। लेकिन दीपवंश महावंश कहते हैं कि निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, लेकिन अमूमन ज़्यादातर आंसर उपगुप्त वाला सही माना जाता है। यहाँ मिलान करना, उनके समय के जो सिक्के मिले, पण या कारसापण चांदी का होता था, सुवर्ण सोने का होता था, मासक और काकनी दोनों, ये दोनों तांबे के होते थे, यही सिक्के थे। लेकिन गुप्तचर है उनको इंस्पेक्टर कहा जाता था। 114 यहाँ पे टैक्स और जो टैक्स लिए जाते हैं उनके भाग है वो उपज का हिस्सा होता था, ई हो जाएगा दोस्तों। प्रवेश आयात कर हो जाएगा, प्रवेश आयात कर। निष्क्रमण निर्यात कर। बलि जो हो जाएगा ये इनका भू राजस्व हो जाएगा और विष्टि बेगार कर हो जाएगा दोस्तों। 15 दोस्तों मौर्य काल में पूर्वी देशों से व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो मैंने कहा था वो कलिंग युद्ध से ताम्रलिप्ति बंदरगाह को जीतता और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही दोस्तों वह जीतता था। और गुप्त काल में इसी बंदरगाह को समुद्रगुप्त जीतता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। मौर्य काल में पश्चिमी देशों से व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो पश्चिमी देशों में ये भृगुकुच से, इस बंदरगाह को मौर्य शासक चंद्रगुप्त जीतता है
और उधर जो जीतता है गुप्त काल में वो जीता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन अपनी बात तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना। भृगुकुच से पश्चिमी देशों से व्यापार होता है जो अभी वर्तमान गुजरात के तट पर है दोस्तों। मौर्य काल में व्यापारियों के अध्यक्ष को क्या जाता, देखना व्यापारियों को सार्थ और उनके अध्यक्ष को सार्थवाक है। ज्येष्ठ श्रेष्ठिन भी नाम मिलते हैं लेकिन ये गुप्त काल में मिलते हैं ज़्यादातर दोस्तों। एरियन ने गुप्तचरों को किस नाम से, तो एरियन ने कहा था दोस्तों ओवरसियर, स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर, संस्था, यहाँ प्रश्न भी आ गया 119 में, स्ट्रेबो ने गुप्तचर को तो इंस्पेक्टर कहा दोस्तों। क्या कहा दोस्तों, इंस्पेक्टर का। एरियन ने ओवरसियर, स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर का गुप्तचरों को। मौर्य काल में गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर, देखना एक ही स्थान पर तो संस्था थी और जो घूम घूम कर यहाँ पर जो घूम घूम कर गुप्तचर का काम करते थे वो संसार होते, और इंस्पेक्टर और ओवरसियर गुप्तचरों को कहा जाता था। महाविभाषा सारी इसके अध्यक्षों का था, और पुरुषों को जो इनके गुप्तचरों को गुड़ पुरुष भी कहा जाता था। 121 दोस्तों, अशोक ने किस शहर की स्थापना श्रीनगर की थी, देवपाटन की थी, ललित पाटन की थी दोस्तों। उपरोक्त तो तीनों शहरों की स्थापना की थी। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा दोस्तों। अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध धम्म और संघ की जानकारी मिलती, तो दोस्तों ये राजस्थान के बैराठ में मिला हुआ बाबरू शिलालेख को हम अशोक को बौद्ध धर्म के मैं बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करता हूँ। इसको त्रिरत्न अभिलेख भी कहा जाता है दोस्तों, पुरोहित का अभिलेख भी कहा जाता है दोस्तों। अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की जानकारी भी, और वर्तमान में ये कलकत्ता म्यूजियम में पड़ा दोस्तों। 123, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक किसका उपासक था, तो वैष्णव का नहीं था, सूर्य का नहीं था, जैन का नहीं था दोस्तों, शिव या शैव धर्म का उपासक था दोस्तों। मिलान करना, 10वें वर्ष उसने अशोक ने देखना उस बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी 272, तो 4 वर्ष भाइयों से लड़ता है, तो 269 में वो अपना राज्याभिषेक करवाता। 8वें वर्ष वह कलिंग का युद्ध लड़ता है। 10वें वर्ष वह बोध गया की यात्रा करता है, जिसको संबोधि भी कहा गया, बोध गया को संबोधि यात्रा भी कहा जाता है। 14वें वर्ष अपना राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में निगलवा की यात्रा करता है, और कनक मुनि का यहाँ पर जो स्तूप भी बनाता है। 20वें वर्ष वो लुम्बिनी वन की यात्रा करता है, जिसकी जानकारी हमें रुमदेई अभिलेख में मिलती है, उसको आर्थिक अभिलेख भी करते हैं। और यहाँ पर वो टैक्स 1/6 से घटाकर 1/8 भी कर देता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखना दोस्तों। मिलान करें अशोक की उपाधियाँ, बौद्ध साहित्यों में इसको अशोक चंड कहा गया क्योंकि अपने भाइयों से लड़ता है। पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया। अभिलेखों में दोस्तों उसे देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, अशोक को और दशरथ को देवनाम प्रिय भी कहा गया। मास के अभिलेख में बुद्ध शाक्य दोस्तों इसको कहा गया दोस्तों। मास के गुर्जरा, रूपनाथ, निठोर और उद्गोलन में अशोक का नाम क्या मिलता है, इन सभी अभिलेखों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने प्रांत थे, देखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे और 5वां अशोक जीतता है। अगला प्रश्न लिया हुआ उसी में बात करेंगे। अशोक ने कौन सा प्रांत जोड़कर प्रांतों की संख्या 5 कर दी, तो अशोक कलिंग को जीतता है और अपने साम्राज्य में मिलाता है और ये 5वां प्रांत हो जाता है दोस्तों। कौन सा कथन अशोक के समय कलिंग के लिए अनुचित था, मतलब इसमें से गलत था दोस्तों, ये वर्तमान में उड़ीसा में बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था, ये भी सही है। हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, ये भी सही है। अनंत पद्मनाभ यहाँ का शासक था, डाया नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध नहीं था दोस्तों, ये जो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध था। तो इन सब पर ध्यान रखना, आप ऑप्शन द को बाहर निकाल देना। 130 रुमदेई अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी वन का कर या टैक्स 1/6 से घटाकर अशोक ने कितना कर दिया था, आगे हम बात कर चुके दोस्तों, 1/8 कर दिया था दोस्तों। 131 अशोक के अधिकतर अभिलेखों की भाषा कौन सी है दोस्तों, ब्राह्मी है दोस्तों। ब्राह्मी अभिलेख थी, प्राकृत इसकी भाषा थी दोस्तों। मिलान करें अभिलेखों की भाषा, शाहबाज गढ़ी और खरोष्टी अभिलेख था जो ईरान से प्रभावित है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी दोस्तों। सूर्य कहना ये यूनानी लिपि में मिला हुआ, जो जिसे कंधार अभिलेख भी कहा जाता। लमगान जिसे अरामाइक अभिलेख भी कहा जाता दोस्तों। मास्की ये था दोस्तों ब्राह्मी अभिलेख में, लेकिन इसके अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए दोस्तों। 133 कलन की राजधानी के कहना अशोक ने किस धर्म का अनुयायी थे दोस्तों, शैव या सूर्य धर्म, शैव या शिव धर्म, शिव के उपासक था। जो राजतरंगिणी कलन की है वो पुस्तक के अनुसार। 134
अशोक के 13वें अभिलेख में कौन सी जानकारी नहीं मिलती? कलिंग की मिलती है, विदेश में धर्म प्रचारकों की मिलती है, दक्षिण के 5 राज्यों का नाम मिलता है, अशोक के उत्तराधिकारियों का नाम नहीं मिलता। ये दोस्तों अशोक के जो उत्तराधिकारी अभिलेखों की जो लड़ाई है ये हमें सिंहली अभिलेख में मिलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन द बार निकालना। 135 और अंतिम प्रश्न दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर फैलाएं दोस्तों। तो यहाँ पर मिलान करना उसके धर्म महापात्र के किस अधिकारी को कहा, तो जिले में जिस अधिकारी को धर्म महापात्र को वो युक्त हो जाएगा दोस्तों। जनपद में रज्जुक था और संभाग में प्रादेशिक था दोस्तों। तो ये थी मेरी मौर्य की अंतिम क्लास दोस्तों। कल मिलते हैं गुप्त के साथ। तो दोस्तों आज की मेरी ये क्लास थी। नमस्ते दोस्तों।